नमस्कार बच्चों। आज हमारी इकोनॉमिक्स की कक्षा के अंदर हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है अपनी, उसकी एवज में हमने वीडियो बनाई थी। और लेसन नंबर 7 हमारा चला हुआ था बैंकिंग वाला। कौन सा चला हुआ था? बैंकिंग वाला। और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये स्टार्ट किया था। तो आज इस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को क्लियर कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुणात्मक उपकरण के रूप में 4 साधनों को लिया जाता है, 4 प्रकार को लिया जाता है। सबसे पहला टाइप है इसका सीमांत आवश्यकता। ये क्या होती है? बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण तथा जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से है। यानी मान लो 100 करोड़ रुपए की कोई वस्तु बैंक के पास गिरवी रखी है और बैंक 80 करोड़ रुपए उसको दे देता है। तो सीमांत आवश्यकता की दर क्या हुई? 20% हुई ना। सीमांत आवश्यकता की दर क्या हुई? 20%। और यदि बैंक साख क्या है? साख के प्रवाह को कम करना चाहता है, साख का प्रवाह को कम करना चाहता है, तो इसको बढ़ा देंगे, इसको 20 से 25% कर देंगे। तो 100 करोड़ के एवज में कितने पैसे मिलेंगे अब उसको? 75 करोड़। यानी उसकी जो सीमांत आवश्यकता की दर थी वो बढ़ा दी है, तो पब्लिक के पास पैसे कम जाएंगे। और यदि साख के प्रवाह को बढ़ाना चाहते हैं, साख के प्रवाह में वृद्धि करना चाहते हैं, तो सीमांत आवश्यकता में कमी लेके आएंगे। मान लो सीमांत आवश्यकता 10% कर दी, तो 100 करोड़ की जो वस्तु उनके पास रखी है जमानत के तौर पर, तो 80 करोड़ की बजाय अब कितने मिलेंगे उसको? 90 करोड़ रुपए। कितने मिलेंगे? 90 करोड़ रुपए। यानी उनकी राशि बढ़ जाएगी और साख के प्रवाह में वृद्धि होगी। इस प्रकार गुणात्मक उपकरण के रूप में सीमांत आवश्यकता की दर में कमी और वृद्धि करके साख के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है। ये गुणात्मक उपकरण मौद्रिक नीति के रूप में आता है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के उपकरण है ये गुणात्मक। और क्या था दूसरा हमारा? गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, अब हम गुणात्मक करने लग रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सीमांत आवश्यकता। सेकंड पॉइंट है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग ये क्या होती है? साख की राशनिंग का मतलब प्यारे विद्यार्थियों समझो, यानी एक व्यावसायिक कोटा होता है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का कोटा निर्धारित करते हैं कि भाई आपने सट्टे के उद्देश्य, व्यापार के उद्देश्य के लिए इतनी राशि, यानी अपने पास जो मांग जमा है उसकी इतनी राशि आप साख, इतनी राशि का साख प्रदान कर सकते हैं, यानी लोन दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। ठीक हो गया। साख की राशनिंग यानी व्यावसायिक कोटा निर्धारित कर देते हैं बैंकों का। कौन करता है? केंद्रीय बैंक। और उनका कोटा निर्धारित करते हैं कि तुम केवल इतना का साख प्रदान कर सकते हो। और यदि साख के प्रवाह को कम करना है, साख के प्रवाह को कम करना है, तो व्यावसायिक कोटा को कम कर दिया जाएगा। व्यावसायिक कोटा को कम कर दिया जाएगा तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा। और यदि साख के प्रवाह को बढ़ाना है, वृद्धि करनी है, तो व्यावसायिक कोटा को बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार साख की राशनिंग के द्वारा हम साख के प्रवाह को कम या अधिक
कर सकते हैं पब्लिक के पास, यानी हमारे पास अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अपस्फीति की स्थिति है तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट था हमारा साख की राशनिंग। थर्ड पॉइंट है प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या है कि भाई केंद्रीय बैंक को उन बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी पड़ती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी पड़ती है जो उनकी साख नीति, जो भी केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है साख नीति का पालन नहीं करते, यानी केंद्रीय बैंक को कई बार नहीं करते। केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही भी करनी पड़ती है जो केंद्रीय बैंक के द्वारा जो साख नीति अपनाई गई है उसका पालन नहीं करते। ठीक है, एंड पॉइंट्स इज 4। पॉइंट्स 4 क्या है? नैतिक प्रभाव। क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट? नैतिक प्रभाव। ठीक है, नैतिक प्रभाव क्या है? कभी कभी केंद्रीय बैंक, लिख देते हैं आपके लिए आसानी रहेगी, बताएंगे तो हो सकता है आपको कम समझ में आए। कभी कभी केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों, जो उसके सदस्य बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें साख नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए राजी कर लेते हैं या सहमत कर लेते हैं, राजी कर लेते हैं। कई बार केंद्रीय बैंक को अपने सदस्य बैंकों के ऊपर नैतिक प्रभाव भी डालना पड़ता है, यानी उनको समझाना पड़ता है, उनको प्यार से समझाना पड़ता है। केंद्रीय बैंक को किसको समझाना पड़ता है? व्यापारिक बैंक को। देखो भाई, आप मेरी मानकर साख नियंत्रण कर लें, जो हमने नीति अपनाई है ना साख नियंत्रण की, उसके अनुसार काम कर लें। यानी हर टाइम प्रेशर काम नहीं करता, कई बार नैतिक प्रभाव डालकर भी बैंकों को राजी कर लिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी गुणात्मक उपकरण के रूप में 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट, सीमांत आवश्यकता, यानी जो जमानत के रूप में दी गई वस्तु है उसकी एवरेज में जितने पैसे उनको दिए जाते हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? सीमांत आवश्यकता। साख की राशनिंग, व्यावसायिक कोटा, यानी लोगों को सट्टे के उद्देश्य के लिए जो पैसा लोन दिया जाता है, यानी साख प्रदान की जाती है, उसका कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, यानी कितना
सट्टे के लिए पैसा देना है या कितना नहीं देना, ये केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग के रूप में उनका कोटा निर्धारित कर देता है। थर्ड पॉइंट है प्रत्यक्ष कार्रवाई। कई बार व्यापारिक बैंक जब केंद्रीय बैंक के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कार्य नहीं करते तो केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई भी करनी पड़ती है। नैतिक प्रभाव। केंद्रीय बैंक कई बार अपनी नीतियों को प्रभावित करने के लिए, नीतियों को मनवाने के लिए व्यापारिक बैंकों को प्रभाव के द्वारा, नैतिक प्रभाव के द्वारा भी खुश कर लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे गुणात्मक उपकरण हैं। पहले हमने मात्रात्मक उपकरण किए थे, सो इसके बारे में हम छोटा सा एक डायग्राम भी बना देते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी। यानी मौद्रिक नीति के उपकरण। जब आप मौद्रिक नीति के उपकरण करें तो ये छोटा सा अगर डायग्राम बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। यानी इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट एंड सेकंड। हमने 2 प्रकार के उपकरण लिए थे ना, एक तो मात्रात्मक उपकरण और सेकंड लिया था हमने गुणात्मक उपकरण। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब इनके भी 4 टाइप, इसके भी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो मात्रात्मक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट है बैंक दर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम फिर आपको बता देते हैं, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज की दर पर पैसा उधार देता है उसी को बैंक दर बोलते हैं। ये न्यूनतम होती है, ठीक है। ये 2 अंक के अंदर एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आया है। सेकंड पॉइंट है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, ये हमने आपको बताया था कि भाई अपनी साख क्या है, अपनी साख के प्रवाह को कम करने के लिए या अधिक करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं अपनाई जाती हैं। इन्हें ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। OMO भी बोलते हैं ना इसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना और खरीदना खुले बाजार की क्रियाओं के अंदर आता है। थर्ड पॉइंट इज नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात, इसका मीनिंग होता है CRR यानी कैश रिजर्व रेशो। इसका मीनिंग होता है बैंकों के पास जो कुल मांग जमा है उसका कुछ अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है, उसे ही हम CRR कहते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज तरलता, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसे SLR बोलते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? व्यापारिक बैंकों के पास जितनी मांग जमाएं आती है उसका कुछ अनुपात उस बैंक को नगद रूप में या प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, उसी को हम SLR कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर बैंक दर बहुत ज़्यादा बार आया है, CRR भी बहुत ज़्यादा बार आया है और देखने को मिला है कि SLR भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, खुले बाजार की क्रियाएं नहीं आया है तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चारों के चारों उपकरण आपको कंठस्थ होने चाहिए।
एंड सेकेंड इज, ये है हमारा गुणात्मक उपकरण, यानी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और इसके एवज में हम फिर इसके 4 पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सीमांत आवश्यकता, यानी सीमांत आवश्यकता, जितने पैसों की जमानत बैंक के पास रखी है और जितने रुपीज़ बैंक उस व्यक्ति को देता है, उन दोनों के डिफरेंस को, उन दोनों के अंतर को सीमांत आवश्यकता कहते हैं। इसमें भी साख के प्रवाह को कम करने के लिए और अधिक करने के लिए सीमांत आवश्यकता की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। एंड सेकंड पॉइंट इज साख की राशनिंग। साख की राशनिंग यदि हमारे पास आ जाती है तो हमें पता होना चाहिए, साख की राशनिंग यदि आ जाए तो याद रखो कोटा निर्धारित कर देता है। ठीक है ना, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का कोटा निर्धारित करता है अपनी साख को घटाने या बढ़ाने के लिए। ठीक है। थर्ड, प्रत्यक्ष कार्यवाही। जब व्यापारिक बैंक सीधे रूप से साख नीति को न अपनाएं तो केंद्रीय बैंक को मजबूरन उनके खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही भी करनी पड़ती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज नैतिक प्रभाव। कई बार नैतिकता के तौर पर भी केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों को समझाना पड़ता है अपनी साख नीति को अपनाने के लिए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मौद्रिक नीति। ये हमारा आने वाले जो लेसन आएंगे ना उसके अंदर भी सेम टू सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी इसका ले सकते हैं और अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही हमारा आज लेसन नंबर 7 कंप्लीट होता है। जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।